हेलो बच्चों, नमस्ते। वेलकम टू दिस अमेजिंग सेशन। आज के इस सेशन में हम सेंटर ऑफ मास का मोशन डिस्कस कर रहे होंगे। बहुत इंटरेस्टिंग आज का सेशन होने वाला है। पूरा सेशन कंप्लीट देखिएगा क्योंकि आपको बहुत सारे अच्छे सवाल मिलेंगे आखिरी तक जाते जाते और इसके बारे में कंप्लीट लर्निंग मिलेगी। काफ़ी सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे। बार बार जो एग्जामों में पूछे जाते हैं वो कंसेप्ट सिखा रहे होंगे और हम आपको तैयार बनाएंगे क्योंकि पेपर फोड़ के आना है। जी हाँ बच्चों, इसके बाद आप मार्क्स ऐप पे जाके प्रैक्टिस कीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा जहां पे आपको इस सेशन के नोट्स मिल जाएंगे। मैं हूं अजीत लुल्ला, बीटेक फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, आपका फिजिक्स मेंटर। तो स्टार्ट करते हैं सेशन पूरे जोश के साथ। आइए बच्चों, तो यहाँ पे मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है वो है कि एक्सटर्नल फोर्स ही अफेक्ट करेंगे सेंटर ऑफ मास को। सोचो, मैं अपना एग्जांपल लेता हूं। मेरी बॉडी में बहुत सारे इंटरनल फोर्सेस हैं, तो एक सिस्टम में बहुत सारे इंटरनल फोर्सेस हैं। वो सारे फोर्सेस का इफेक्ट सेंटर ऑफ मास पे नहीं पड़ेगा। कोई बाहर से अगर फोर्स लगाएगा मुझ पे तभी मेरा सेंटर ऑफ मास यहां से मूव करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो सेंटर ऑफ मास को इफेक्ट करने वाला होता है सिर्फ और सिर्फ सिस्टम का एक्सटर्नल फोर्स। देखिए, हमने पोजीशन सेंटर ऑफ मास की पिछले लेक्चर में आपको उसके बारे में वर्किंग करना सिखाई थी। तो यहाँ पे देखिए, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का ये फॉर्मूला सीखा था हमने। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला। इसे अगर मैं टाइम के साथ डिफरेंशिएट करता हूं तो देखिए, ये पोजीशन का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी आ जाएगी। तो ये फॉर्मूला सेम रिपीट हो गया वेलोसिटी के टर्म्स में। अगर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालनी है तो इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो इंडिविजुअल पार्टिकल के एक्सीलरेशन अगर हमें पता है तो हम सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं सेम फॉर्मूला से। सेम फॉर्मूला से आई बात समझ में? तो ये पूरा अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब ये तो हो गई इंडिविजुअल के पता है तो सेंटर ऑफ मास का निकालना। अगर फोर्स पता है आपको तो ध्यान से समझिए, सिस्टम पे जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हैं उन सब एक्सटर्नल फोर्सेस का रिजल्टेंट लीजिए। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ सिस्टम, टोटल मास ऑफ सिस्टम इनटू एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास रखिए। तो एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आ जाएगा नेट एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सिस्टम। समझ गए? टोटल मास ऑफ सिस्टम। ये आप ध्यान रखिएगा, यहां से एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आएगा। अब कुछ स्टैंडर्ड केसेस आपको सिखा देते हैं। आइए, सबसे पहला केस मैं आपको लेता हूं कि सोचो इनिशियली सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे था। इनिशियली सेंटर ऑफ मास एट रेस्ट पे था। देखो, एक बहुत कॉमन मिस्टेक है सारे बच्चों की ना, आप इनिशियल कंडीशन देखते ही नहीं है। टाइम जीरो पे क्या थी वेलोसिटी, टाइम जीरो पे पोजीशन क्या थी, ये देखते ही नहीं है। एक दो सवाल कराऊंगा मैं आज की क्लास में, आपको अंदाजा होगा कि ऑप्शन में जिसने इनिशियल कंडीशन नहीं देखी उसका भी आंसर है और जिसने इनिशियल कंडीशन देखी उसका भी आंसर है। बहुत सारे बच्चे जल्दीबाजी में ये नहीं देखते हैं, तो ये ध्यान से लिखिएगा। आइए, इनिशियली अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है एंड नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन सिस्टम भी जीरो है, तो आप बताओ सेंटर ऑफ मास की स्पीड भी जीरो है, सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन भी जीरो है, तो क्या होगा बताओ? देखो, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर करो, डिस्प्लेसमेंट जीरो आएगा, फाइनल स्पीड जीरो आएगी। ना कोई स्पीड है ना कोई फोर्स है, तो सेंटर ऑफ मास कहीं जाएगा ही नहीं। तो सेंटर ऑफ मास विल बी एट रेस्ट। आई बात समझ में? देखो, इसके मैं अब आपको एग्जांपल देता हूं। सोचिए, एक ऑब्जेक्ट था, ठीक है, रेस्ट पे था, अचानक से फट गया, चार टुकड़े चारों अलग अलग दिशाओं में चले गए। सेंटर ऑफ मास का क्या होगा? देखो, एक्सप्लोजन में सिर्फ इंटरनल फोर्सेस होते हैं, एक्सटर्नल तो होते नहीं है। तो सेंटर ऑफ मास का मोशन इसके अकॉर्डिंग रेस्ट पे ही रहेगा। सब पार्टिकल उड़ गए, ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन में, सेंटर ऑफ मास वहीं रहेगा इसके अकॉर्डिंग। सोचो आप यहां पे, ठीक है, ये आपका एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम था। आपने क्या किया, दोनों तरफ से सेम फोर्स लगाया, है ना। पहले रेस्ट पे था सिस्टम, फिर आपने क्या किया, दोनों तरफ से सेम फोर्स लगाया, ठीक है, एफ और एफ। अब बताइए सेंटर ऑफ मास का क्या होगा?
तो सेंटर ऑफ मास वही रहेगा जहां था, क्योंकि सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो ये सिस्टम ऐसे ऑसिलेट करता रहेगा, लेकिन सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहेगा। चलो अब मैं आपको बात करता हूं, सोचो एक प्लस क्यू चार्ज है, एक माइनस क्यू चार्ज है, इनिशियली रेस्ट पे थे, इन दोनों को छोड़ दिया, या म्यूचुअल अट्रैक्शन हुआ और दोनों आके यहाँ पे टकरा गए। कहाँ टकराएंगे बताओ? अगर इनिशियली रेस्ट पे थे तो ये वापस से केस आ गया, इनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो अट्रैक्शन फोर्स सिस्टम के लिए इंटरनल फोर्स है, इंटरनल फोर्स एक्शन रिएक्शन, तो नेट फोर्स सिस्टम के लिए एक्सटर्नली 0 हो गया है, तो ये केस पूरा लागू होगा। तो ये सेंटर ऑफ मास, सोचो ये 4m है, भारी है, तो सेंटर ऑफ मास इसकी तरफ होगा, ये हल्का है, तो ये टकराएंगे सेंटर ऑफ मास पे ही। सेंटर ऑफ मास जहां था वहीं रहेगा, ये एक जना तेज आएगा, एक जना धीरे आएगा, और ये आके यहीं पे टकराएंगे। तो ऐसे केसेस में कोलिजन सेंटर ऑफ मास पे ही होगा, फॉलोइंग द सेम लॉजिक, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब सोचो नेट एक्सटर्नल फोर्स कांस्टेंट है, नेट एक्सटर्नल फोर्स कांस्टेंट है, सोचो अगर, ठीक है, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर कांस्टेंट है बेटा, तो एक्सीलरेशन सेंटर ऑफ मास का क्या हो गया? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन सुन के क्या याद आता है बताओ? काइनेमेटिक्स की इक्वेशन याद आती है सबसे पहले, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। समझे बेटा? यस। तो ये ध्यान रखिएगा, हो सकता है इंडिविजुअल पार्टिकल्स का एक्सीलरेशन कांस्टेंट ना हो, सिर्फ पूरी बॉडी पे देखने पे एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। तो ये सिर्फ बातें सेंटर ऑफ मास के लिए, इंडिविजुअल पार्टिकल्स का फिर अलग अलग से देखना पड़ेगा, ये सब सेंटर ऑफ मास के लिए। समझ गए? चलो अब इसी से अगला आपके दिमाग में आ गया होगा कि अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स वेरिएबल हुआ तो वेरिएबल फोर्स में एक्सीलरेशन भी वेरिएबल आ गया, तो आप बताओ अब आपके दिमाग में क्या आया? वेरिएबल सुनते से ही दिमाग में आ जाता है कैलकुलस, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वही चीज यहाँ पे कर देंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करना है। कैसे? एक्सीलरेशन का फॉर्मूला है dv बाई dt, v dv बाई ds, ये किसके लिए? सेंटर ऑफ मास की बात करेंगे, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन इक्वल टू सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन, वैसे ही v इक्वल टू ds बाई dt, और चेंज इन वेलोसिटी एक्सीलरेशन के इंटीग्रेशन से, और चेंज इन पोजीशन वेलोसिटी के इंटीग्रेशन से। ये सब किसके लिए? सेंटर ऑफ मास के लिए। समझ गए? चलें आगे, पक्का ध्यान रखोगे। तो देखो यहाँ पे लॉजिक क्या है, यहाँ पे लॉजिक, द कोर फिलॉसफी क्या है? सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम मूव्स एज इफ द एंटायर मास ऑफ द सिस्टम इज कंसंट्रेटेड एट सिंगल पॉइंट। सिंगल पॉइंट पे सारा मास मान लो सेंटर ऑफ मास पे, और फिर सारे एक्सटर्नल फोर्स उसी पॉइंट पे लगाओ। ये अब लॉजिक अप्लाई करते हो आप सेंटर ऑफ मास का मोशन निकालने के लिए। और ध्यान रखना, सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स, वापस से कह रहा हूं, सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स ही सेंटर ऑफ मास को अफेक्ट करेंगे, इंटरनल फोर्स सेंटर ऑफ मास को अफेक्ट नहीं करेंगे। चलिए अब कुछ सवाल के थ्रू हम आपको सिखाते हैं, ठीक है? आइए, ये पहला सवाल है ना, इससे पहले भी देखो एक सवाल हम कर लेते हैं। आ जाओ, ये सवाल आपको ना बहुत अच्छा एक लर्निंग एग्जाम्पल देगा। सबसे पहले इससे शुरू करते हैं, है ना, थोड़ा कठिन भी है लेकिन इसी से शुरू कर रहे हैं, थॉट प्रोसेस बिल्डअप होगा। देखिए, दो ब्लॉक हैं, इक्वल मास के हैं, स्प्रिंग अनस्ट्रेस थी, इनिशियली रेस्ट पे थे, कांस्टेंट फोर्स लगाना चालू किया। इनिशियली बच्चों ये रेस्ट पे थे, ठीक है, इनिशियली ये रेस्ट पे थे। आपने क्या किया? कांस्टेंट फोर्स लगाना चालू किया। कांस्टेंट फोर्स लगाना चालू किया। फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एट टाइम टी। डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछा है टाइम टी पे। फिर बोला है कि एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग एक्स नॉट हो गया टाइम टी पे। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू ब्लॉक्स एट दिस इंस्टेंट। इंडिविजुअल ब्लॉक्स का डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछा है, इंडिविजुअल ब्लॉक्स डिस्प्लेसमेंट ये आपसे पूछा है, ठीक है? तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहां पे सबसे पहले मेरे को ये बताओ आप कि पूरे सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स क्या है? स्मूथ जमीन है, स्प्रिंग तो इंटरनल हो गई, तो इस सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स एक ही तो है, F।
तो सेंटर ऑफ मास के लिए मैं सारा मास यहां पे रख देता हूं। टोटल मास कितना हो गया 2m f। तो आप एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या बोलोगे, फोर्स अपॉन टोटल मास। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0, टाइम कितना दिया है t, बस ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। तो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट आ गया u 0 है तो हाफ a t स्क्वायर। तो वैल्यू रख दो जरा और देखो ये आंसर आ गया है ना। तो ये हो गया f अपॉन 4m इंटू टी स्क्वायर, ये हो गया सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट। आई बात समझ में। चलो अब आगे चलते हैं। अब इंडिविजुअल बॉडीज का मोशन यहाँ पे बात कर रहे हैं। देखो यहां पे हमेशा मोशन कैसा होता है, ऐसे कंप्रेशन इलोंगेशन चलता रहता है और फिर ये आगे भी बढ़ रहा है इसके कारण। तो इसका मोशन देखो कैसा होता है, ये इस तरीके से ये मोशन चल रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास की स्टडी बहुत मदद करती है ऐसे डायग्राम में स्पेसिफिकली। आओ अब इंडिविजुअल ब्लॉक्स के लिए अगर मैं बात करूं, मैं यहां पे आपको दिखाता हूं कि शुरुआत से कंपेयर करें, ठीक है। तो ये मान लेते हैं 1, ये मान लेते हैं 2, ये मान लीजिए डिस्प्लेस हो गया 2 x2, ये डिस्प्लेस हो गया x1, ठीक है। अब आप मेरे को बताओ इलोंगेशन कितना बोलोगे आप, इलोंगेशन कितना बोलोगे। देखो ये स्प्रिंग की लेंथ थी, ये x2 इलोंगेट कर रहा है, ये x1 कंप्रेस कर रहा है, तो नेट इलोंगेशन आपका हो जाएगा x2 माइनस x1। और इसकी वैल्यू दी थी बेटा x0, ये गिवन था x0। तो ये मेरे पास पहली इक्वेशन बनी। अब t टाइम में आपसे बोला इनका डिस्प्लेसमेंट बताओ। अगर मैं इनका इंडिविजुअल बात करूं तो 2 वाले पे फोर्स लग रहा था आगे, kx लगेगा पीछे, लेकिन जो x है इलोंगेशन वो x2 माइनस x1 है। फिर इसका x जो होगा वो भी समय के साथ वेरी कर रहा है, फोर्स तो कांस्टेंट है बट ये समय के साथ वेरी कर रहा है, तो एक्सीलरेशन यहाँ पे वेरिएबल हो गया। देखा इंडिविजुअल बॉडी का एक्सीलरेशन वेरिएबल है लेकिन सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। क्या मैं यहाँ सेंटर ऑफ मास की मदद ले सकता था? बिल्कुल। सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट आप क्या बोलोगे इसके लिए, m इंटू x1 प्लस m इंटू x2 अपॉन m प्लस m, मास सेम दिया है दोनों का। अच्छी बात यह है कि ये आप निकाल चुके थे। क्या था आपका ये आंसर, देखिए f बाय 4m टी स्क्वायर। और ये देखिए क्या बन गया, मास काट दीजिए है ना, m कॉमन ले लीजिए, ये बन गया। तो यहां से 2 इक्वेशन का सॉल्यूशन आ जाएगा। 2 इक्वेशन बन गई बढ़िया मस्त। एक ये दूसरी इक्वेशन, ये पहली इक्वेशन। देखो यहां से x1 प्लस x2 क्या मिला, f अपॉन 2m टी स्क्वायर। एम आई राइट, ये 2 कट जाएगा और ये x माइनस x1 प्लस x2 इक्वल टू x0। ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे तो 2x2 इक्वल टू f बाई 2m टी स्क्वायर प्लस x0। यानी इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो x2 आ गया बेटा आपके पास f बाय 4m इंटू टी स्क्वायर प्लस x0 बाई 2। ये आपका आ गया है x2, समझ गए। अब ये x2 यहां रख दीजिए, ठीक है, और इधर आप x1 निकालेंगे x2 को रख के, तो आंसर देखिए आएगा f टी स्क्वायर बाय 4m माइनस x0 बाई 2। ये आपका x1 आ जाएगा। समझ गए बेटा? यस। तो ये आपकी 2 इक्वेशन बन गई। चलिए और आपको सिखाएं कुछ अच्छे सवाल। देखिए एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय सेंटर ऑफ मास बताइए। मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय सेंटर ऑफ मास बताइए। सिस्टम का सेंटर ऑफ मास मान लीजिए 10 किलोग्राम को 100 मीटर पर सेकेंड स्पीड दे दी, 20 किलोग्राम को 30 मीटर पर सेकेंड स्पीड दे दी, और आपसे पूछा है इनका सेंटर ऑफ मास किस हाइट पे पहुंचेगा बताओ। तो अब देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज क्या है मैं आपको बताऊं। सबसे पहले तो आपको बेसिक फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर आप u स्पीड से फायर करते हो तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u बाई जी। असेंड का टाइम, ऊपर जाने का टाइम होता है u बाई जी। मैक्सिमम हाइट होती है u स्क्वायर बाय 2g। समझ गए? अब देखो इसकी मैक्सिमम हाइट निकालोगे ना u स्क्वायर बाय 2g अलग आएगी,
इसकी मैक्सिमम हाइट u स्क्वायर बाई 2g अलग आएगी, दोनों की मैक्सिमम हाइट अलग, स्पीड अलग है। अब देखते हैं इसको ऊपर जाने में कितना टाइम लगा। u बाय जी 100 बाय 10 10, तो ये ऊपर जाने में 10 सेकेंड लगा रहा है, लेकिन ये 3 सेकेंड ऊपर जाने में लगेंगे इसको, समझ गए? और फिर नीचे आने में और 3 सेकेंड। तो यहां पे आपका मोशन जब तक हवा में है सिस्टम, फिर से बोल रहा हूं, जब तक दोनों हवा में है, जब तक ये भी हवा में है ये भी हवा में है, जब तक दोनों हवा में है तब तक सिस्टम पे बस एक ही फोर्स है mg, दैट्स इट। तो सिस्टम का एक ही एक्सीलरेशन है, ग्रेविटी, दोनों का सेम। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन हो गया g, समझ गए? तो अगर मैं सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालूं तो वो कितनी आ जाएगी, m1 v1 प्लस m2 v2, फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू डालता हूं, देखिए m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, एक काम करते हैं, हम आपको यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा डेटा दे देते हैं। ठीक है, ये डेटा दे देते हैं हम 50, तो इससे क्या हुआ, ये 50, ठीक है ना, ये हो गया। तब देखिए ये 1000 हो गया, ये भी 1000 हो गया, तो 1000 प्लस 1000 2000 अपॉन 30, तो ये हो गया 200/3 मीटर पर सेकेंड, समझ गए? अब देखिए ये कितने टाइम में मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा, u बाई जी करो 10 सेकेंड पे, इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, u बाई जी 20/3 सेकेंड्स, 20/3 सेकेंड्स को डिवाइड करोगे 6.66 सेकेंड्स पे सेंटर ऑफ मास मैक्सिमम हाइट पे आएगा, समझ गए? 6.66 सेकेंड्स पे सेंटर ऑफ मास मैक्सिमम हाइट पे आएगा, 6.67 सेकेंड्स लिख देता हूं, ठीक है? चलो अब ये कितनी देर में ऊपर आएगा, ये ऊपर आएगा u बाई जी 5 सेकेंड में, और इसकी मैक्सिमम हाइट यहां पे होगी। तो देखो सब अलग अलग टाइम पे मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेंगे। अब ये भी एक क्रॉस वेरीफाई करके अच्छा सवाल बनाया जा सकता है उलझाने का, कि सेंटर ऑफ मास जब अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंच रहा है तब ये दोनों ही हवा में होने चाहिए। ये तो जमीन पे 10 सेकेंड पे टकराएगा, तो ये भी हवा में रहेगा तब, तो सब हवा में है, तो एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ये है। और मैं डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा के सेंटर ऑफ मास के लिए मैक्सिमम हाइट निकाल सकता था। तो मैक्सिमम हाइट देखो क्या आ गई, u स्क्वायर बाय 2g, दैट्स इट बच्चों, हो गया सवाल। 200 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 20 अपॉन 9, ये कट गया 10, तो आंसर आ गया बेटा 2000/9 मीटर्स। ये मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय सेंटर ऑफ मास आ गई। और देखो और कुछ इंटरेस्टिंग सवाल बताते हैं, आइए ये वाला सवाल देखिए। इसमें देखो जो मैं गलती बता रहा था वो गलती करते बच्चे। 1 kg की स्पीड है 5, 1 kg की स्पीड है 3। आपसे पूछा है कि ये पहले 2 पे था, ये पहले 8 पे था। आपसे पूछा है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बताओ 1 सेकेंड पे, और ये दोनों सिर्फ अपने म्यूचुअल अट्रैक्शन के कारण चल रहे हैं, इन पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आपका एक्सटर्नल फोर्स 0 है। यहां पे बच्चे क्या करते हैं, इनिशियल कंडीशन नहीं देखते हैं, यहां फंस जाते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है इनिशियल कंडीशन हमेशा देखना। तो आ जाओ टाइम 0 की बात करते हैं, टाइम 0 पे आ जाओ बात करते हैं, ठीक है? टाइम 0 पे हम बात करते हैं। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी m1 v1 प्लस m2 v2, v2 का आप वेक्टर लिखेंगे, ये प्लस आई कैप में है, ये माइनस आई कैप में, वेक्टर में लिखेंगे, याद रखिएगा हमेशा वेक्टर फॉर्म है, अपॉन मासेस का सम। तो ये हो गया 5 - 3 2/2 1 मीटर पर सेकेंड आई कैप। ये वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गई, समझ गए? चलो अब एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बोलो, वो 0 है क्योंकि सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। अब पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, इनिशियल कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, देखिए सेंटर ऑफ मास का इनिशियल कोऑर्डिनेट इसका 2 दिया है, m1 x1 प्लस m2 इंटू x2 अपॉन m1 प्लस m2। देखिए 8 और 2 10, 10/2 5,
इनिशियली सेंटर ऑफ मास 5 मीटर पे था। ये इनफैक्ट सेम मास है ना, तो आप बीच में डायरेक्ट बोल सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास बीच में था, सेम मास है तो बीच में होगा। अब सेंटर ऑफ मास के मोशन की बात कीजिए, u सेंटर ऑफ मास का 1, एक्सीलरेशन सेंटर ऑफ मास का 0, टाइम कितना 1, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ut हाफ एटी स्क्वायर, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास हो गया 1 मीटर। तो आप शुरुआत में 5 पे थे, 5 से 1 मीटर आगे चले तो फाइनल कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो गया 5 + 1 यानी 6 मीटर पे सेंटर ऑफ मास पहुंच जाएगा। इनिशियल आप ध्यान रखिएगा कंडीशन। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखिए। ये वाले सवाल देखिए बहुत आते हैं, बहुत बार, मल्टीपल टाइम्स इसमें पीवाईक्यूज आपको देखने को मिलेंगे, बहुत बार ये सवाल आते हैं। 2 तरीके बताऊंगा ये सवाल करने के, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आइए, पहला एक सिस्टमेटिक तरीका और एक दूसरा शॉर्ट ट्रिक, दोनों सीखिएगा। तो एक वर्मा जी हैं, एक मथुरा जी हैं, माथुर जी। वर्मा जी और माथुर जी एक डिस्कशन कर रहे थे मैकेनिक्स के प्रॉब्लम का 4 मीटर की बोट पे खड़े होके। ठीक है सर, तो एक बोट थी, यहाँ पे वर्मा जी हैं 50 केजी के, माथुर जी हैं 60 केजी के, और जो बोट है वो बोट है 40 केजी की और 4 मीटर की बोट है। तो देखो बोट का सेंटर ऑफ मास मेरे को देखना पड़ेगा, है ना, तो बोट का सेंटर ऑफ मास में सेंटर पे ही लिख दे रहा हूं 40 केजी। ये दूरी है 2 मीटर, ये दूरी है 2 मीटर। ठीक है, ये आपकी बोट थी और इसे मैं यहां पे ओरिजिन मान लेता हूं। अब सुनना मेरी बात, तो डिस्कस मैकेनिक्स प्रॉब्लम, ये दोनों एक दूसरे के पास आए, पहले एक्सट्रीम पे खड़े थे फिर एक दूसरे के पास आए, जैसे ही ये चलने लगे, क्योंकि जमीन फ्रिक्शनलेस है, पानी में कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो जब ये चल रहे हैं तो बोट पे फोर्स लगा रहे हैं, बोट भी चलने लगेगी। देखो आप सोचो 60 केजी इधर आ रहा है, ठीक है, ओवरऑल सेंटर ऑफ मास कहां जाना चाहिए, तो सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं, सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे होना चाहिए। अगर कोई मास इधर आ रहा है तो कोई मास इधर जाएगा, तभी सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहेगा। तो 60 केजी इधर जा रहा है तो किसी मास को इधर आना पड़ेगा, तब जाके सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहेगा। अब कौन सा मास कितना चला वो हम देखना सीखेंगे अभी। टू डिस्कस अ मैकेनिक्स प्रॉब्लम दे कम टू द मिडिल ऑफ द बोट, neglecting friction, how far does the boat moves during the process? जब ये दोनों चल के आ रहे थे तो फ्रिक्शन नहीं था, बोट भी चलने लगी। जमीन का फ्रिक्शन नहीं था ना, इनके बीच में इंटरनल की बात नहीं कर रहे, जमीन पे एक्सटर्नल फ्रिक्शन नहीं था, तो बोट भी चलने लगी। बोट कितनी चली, कहां चली, ये सब बात है। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ये 50 केजी आगे जा रहा है तो बोट इधर खिसकेगी, कुछ बच्चे कहेंगे सर 60 केजी इधर जा रहा है तो बोट इधर खिसकेगी। हम कभी बोट पे चलते हैं तो बोट हमसे उल्टे डायरेक्शन में जाती है, एक्सपीरियंस किया होगा आपने। हम क्या करें, देखो हमेशा एक चीज ध्यान रखना, हमेशा एक चीज ध्यान रखना, आपको जब भी अज्यूम करना है ना कोई चीज, आगे की तरफ अज्यूम करना, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन में अज्यूम करना, हमेशा हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में अज्यूम करना, क्योंकि इक्वेशन बनाना आसान हो जाएगा। देखो अब मैं कंसेप्ट क्या यूज कर रहा हूं, सेंटर ऑफ मास एट रेस्ट, यानी इनिशियल कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू फाइनल कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये कंसेप्ट यूज कर रहा हूं, फिर शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा। अब देखो इसका सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। इनिशियल कोऑर्डिनेट m1 x1 प्लस m2 40 का सेंटर ऑफ मास किस कोऑर्डिनेट पे था 2 पे, प्लस m3 x3 अपॉन टोटल मास। समझ गए, ये इनिशियल हो गया सेंटर ऑफ मास का। फाइनल अब निकालो सेंटर ऑफ मास का, तो फाइनल डायग्राम बनाया, सभी लोग सेंटर पे आ गए, ठीक है, सेंटर पे आ गए, और बोर्ड का भी सेंटर ऑफ मास यहीं पे, ये दूरी है 2, तो आप देखो सेंटर से कितनी दूरी हो गई, पहले तो 60 इंटू एक्स प्लस 2, फिर 50 का भी इंटू एक्स प्लस 2, 40 का भी इंटू एक्स प्लस 2, तो आप डायरेक्ट लिख सकते थे 60 प्लस 50 प्लस 40 इंटू एक्स प्लस 2
होल अपॉन टोटल मास। समझ गए? अब इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को इक्वल कर दीजिए। आइए, जब आप इन कोऑर्डिनेट्स को इक्वल करेंगे तो देखो डिनोमिनेटर सेम था, टोटल मास कट जाएगा। ये क्या मिला? 0। ठीक है, और यहां पे टोटल मास इंटू x प्लस 2। ये देखिए कितना हो गया? 240 प्लस 80 कितना हो गया? 320। ये देखिए यहां से 150 इंटू 2 300 प्लस 150 x, ये इधर आएगा 20 इक्वल टू 150x। तो x का आंसर आ गया बेटा 2/15 मीटर्स में। ठीक है, ऑप्शन में देखो यूनिट सेंटीमीटर था, तो ये 2/15 मीटर में है, तो 2/15 इंटू 100, 5 से काटो तो 40/3 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर आ गया 40/3 सेंटीमीटर। अब सुनना मेरी बात, यहां पे इसका शॉर्ट ट्रिक सिखा रहे हैं हम। शॉर्ट ट्रिक देखिए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास 0, क्योंकि सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास को हम ऐसे लिखते हैं, m1 इंटू पहले का डिस्प्लेसमेंट प्लस m2 इंटू दूसरे का डिस्प्लेसमेंट प्लस m3 इंटू तीसरे का डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल मास। अब क्योंकि ये 0 है, ये 0 हो गया, तो आपको क्या मिला? m1 डेल्टा x1, m2 डेल्टा x2, m3 डेल्टा x3 इक्वल टू 0। अब देखो कैसे चुटकियों में आंसर आएगा इससे। अब सुनना मेरी बात, ठीक है? बोट x चली, ठीक है, तो 40 का डिस्प्लेसमेंट हुआ x। आगे बढ़ते हैं, 50 वाला बोट पे 2 चला, और जिस बोट पे वो है 50 वाला 2 मीटर चला, ये चला रिलेटिव टू बोट, बोट के ऊपर इतना चला, मतलब रिलेटिव टू बोट इतना चला, और बोट खुद x आगे चल गई, तो इसका ग्राउंड से देखने पे डिस्प्लेसमेंट हुआ x प्लस 2, ऐसे लिख दिया हमने। प्लस 60 की बात की जाए, 60 2 मीटर पीछे गया रिलेटिव टू बोट, और बोट आगे x चली गई, तो 60 बेसिकली ग्राउंड के रिस्पेक्ट में x आगे गया और 2 पीछे गया, तो 60 के लिए x माइनस 2 डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, सब पॉजिटिव डायरेक्शन में मानना है x को। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए चुटकी में आ गया 40 50 90 60 150x, यहां से 100 और ये माइनस 120 इक्वल टू 0। सॉल्व करो, देखो 2/15 आ गया मीटर में, 40/3 आ गया सेंटीमीटर में। हो गया, एक लाइन में आंसर आ गया। ऐसे बहुत सवाल आए एग्जाम में। ये देखिए अगला सवाल आपके सामने, तो बलून है, मंकी है, पूरा सिस्टम रेस्ट पे है, बलून ऊपर जा रहा है, तो बलून ऊपर जाएगा तो मंकी को खींचेगा, मंकी ऊपर जा रहा है तो बलून को खींचेगा, तो बलून नीचे आएगा, मंकी ऊपर जाएगा। ठीक है, आपसे पूछा है मास ऑफ बलून कैपिटल एम है, मास ऑफ मंकी स्मॉल एम है, लेंथ ऑफ द रोप एल है। आपसे पूछा है जब तक बंदर ऊपर पहुंच जाएगा टॉप पे, उतनी देर में बलून कितना चला। मेरी आपको सलाह रहती है कि बलून का डिस्प्लेसमेंट x मानिए, हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में मानिए। देखिए बलून नीचे आएगा, मुझे पता है, सॉल्व करके अपने आप नेगेटिव आ जाएगा ना, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो बलून x चल गया, मंकी जो है वो l चला बलून के रिलेटिव, बलून के ऊपर l चला, और बलून खुद x ऊपर चल गया, तो अब मंकी कितना चल गया टोटल, बलून कितना चला, बलून चला x और इक्वल टू 0। देखिए खत्म, यहां से x कॉमन ले लीजिए, ml उधर चले जाएगा और ये आपका आंसर आ जाएगा। देखिए अपने आप सॉल्व करके नेगेटिव आ गया। नेगेटिव का मतलब हमने ऊपर माना था, आंसर नीचे की तरफ होगा, मैग्नीट्यूड उतना ही होगा, और ये आपका आंसर है। ये एक्सप्रेशन बड़ा फेमस है इस चैप्टर में। अगला सवाल देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। यहां पे आपको बोला है, सेम सवाल है, एक ट्यूब है, उसमें m मास रखा है, ट्यूब का मास भी m है, ब्लॉक का मास भी m है।
पूरी जमीन स्मूथ है, इसको हल्का सा छेड़ा है, इनिशियल वेलोसिटी 0 ही मानिए, हल्का सा छेड़ा, तो ब्लॉक आगे जाएगा, तो ये जो ट्यूब है ये पीछे की तरफ आएगी। आपसे पूछा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ट्यूब बताइए जब तक ब्लॉक नीचे नहीं आ जाता, ये आपसे पूछा है। तो अब देखो कंसेप्ट क्या है, वाई डायरेक्शन में mg है सिस्टम का और वाई डायरेक्शन में नॉर्मल भी है, समझ गए। वाई डायरेक्शन में ये ब्लॉक नीचे डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है, तो नेट में नीचे जा रहा है, मतलब ग्रेविटी ज्यादा होगी, नॉर्मल कम होगा। वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स है, नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन, तो सेंटर ऑफ मास मूव होगा वाई डायरेक्शन में, लेकिन एक्स डायरेक्शन में, सिस्टम पे एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो नेट फोर्स इन एक्स 0, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन एक्स में 0, इनिशियली सिस्टम रेस्ट पे था, सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे था, एक्सीलरेशन एक्स में 0 है, यानी एक्स में सेंटर ऑफ मास कहीं नहीं जाएगा, तो सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन 0 होगा। तो मुझे ना सिर्फ एक्स एक्सिस के डायरेक्शन से मतलब है, तो इस पूरे सिस्टम की जितनी भी हाइट है उससे अभी मेरे को मतलब नहीं है, तो पूरा पिचका दीजिए एकदम, और आप देखेंगे कि ये आपका सेटअप आपको दिख रहा होगा, और ये डिस्टेंस r आपको चलाना है, ठीक है। पिचका दिया, बोर्ड जैसे ही सवाल बन गया। अब देखिए आप इसको देखिए एक लाइन में कैसे करेंगे, तो मान लीजिए ट्यूब x आगे गया, हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में मानी, तो m इंटू एक्स डिस्प्लेसमेंट ट्यूब का इंटू मास, प्लस स्मॉल m ब्लॉक कितना आगे गया, तो ट्यूब पे r डिस्टेंस आगे गया और ट्यूब खुद x चल गई, तो r प्लस एक्स इक्वल टू 0। इसको देखिए आप सॉल्व करेंगे तो 2mx इक्वल टू माइनस mr, x देखिए सॉल्व करके आ गया -r/2, यानी आपके पास ट्यूब का डिस्प्लेसमेंट आ गया तुरंत, ठीक है। अगला सवाल, ये भी देखिए सेम टाइप का सवाल है, इसको पिचका दीजिए, ये आपका सेटअप बन गया, m मास और इसका है 10m मास और ये दूरी है 2.2। आपसे पूछ रहा है ब्लॉक जब तक नीचे नहीं आता है तब तक 10m कितना पीछे चला गया। सिंपल सवाल, इसको देखिए कैसे करेंगे, 10m को x आगे मानिए, ठीक है, ब्लॉक की बात करते हैं, तो ब्लॉक x डायरेक्शन में पीछे गया है 2.2, लेकिन जिस जमीन पे वो है वो जमीन ही आगे खिसक गई x में, तो नेट में m कितना चला, x माइनस 2.2 और 10m कितना आगे चला x। पॉजिटिव डायरेक्शन में मानने से इक्वेशन लिखना आसान होती है बच्चे को। अब देखिए mx 10mx 11mx, 2.2m उधर चले जाएगा, ये रहा, m से m काट दीजिए, तो x का आंसर आ गया 2.2/11 यानी 2/10 मीटर में, ये आंसर आ गया। तो जब तक ये ब्लॉक नीचे गिरेगा तब तक ये वेज पीछे जा चुका होगा 2/10 इंटू बस 2/10 मीटर्स में, ये तो यूनिट लिखा है मीटर्स, समझ गए, 0.2 मीटर्स। अब इसमें कंडीशन क्या है, फ्रिक्शनलेस है पूरा, है ना, सिस्टम जमीन पे फ्रिक्शन नहीं है, तो एक्स डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है, तो ध्यान रखिएगा, बड़े मजेदार कंसेप्ट, ये आपको होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ पे A 40 kg, B 50 kg, C 60 kg, और देखिए प्लैंक का भी मास दिया है, प्लैंक का मास है 90 kg, ठीक है, प्लैंक का मास भी दिया है, वो भी मैं लिख देता हूं, 90 kg प्लैंक का मास है, वो भी आपको लिख दिया, ठीक है। अब 90 kg प्लैंक का मास है, A और C इंटरचेंज कर रहे हैं, तो A चल के C की जगह आ गया, C चल के A की जगह आ गया, B वहीं खड़ा था। इस दौरान प्लैंक कितना शिफ्ट होगा या फिर B कितना शिफ्ट होगा, जितना प्लैंक शिफ्ट होगा उतना ही B शिफ्ट होगा, क्योंकि B कहीं जा नहीं रहा है, प्लैंक के रिस्पेक्ट में रुका हुआ है। तो ये होमवर्क है, कमेंट करके बताना, मैं चेक करूंगा आपके आंसर। आइए अगला सवाल अब देखते हैं। अब हम आ गए हैं एटवुड मशीन पे। एटवुड मशीन पे देखिए क्या बोल रहा है, एक तरफ कितना मास है और दूसरी तरफ
कितना मास है। देखिए एक तरफ मास है m और दूसरी तरफ मास है n टाइम्स nm। इंडिविजुअल एक्सेलरेशन निकालते हैं, इसका a नीचे, इसका a ऊपर। तो इसका एक्सेलरेशन निकालने आना चाहिए। मैंने आपको सिखाया है, पुराने वीडियोस में भी आपको बताया था, नेट ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास। इसका नीचे की तरफ फोर्स कितना है, nmg, माइनस ये उसको अपोज कर रहा है, ये दोनों फोर्स ऐसे, ये भारी है तो ये नीचे। इसको ना ऐसे खोल के देखना, विजुअलाइज करना आसान होता है। आप लोगों ने सीखा होगा, मैंने पिछले वीडियो में भी बताए हैं एनएलएम के। ऐसे अज्यूम करके एक्सेलरेशन निकाल लीजिए अपॉन टोटल मास। तो देखिए m कट गया, ये आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा। ये इंडिविजुअल ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन है। आपसे पूछा है सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन बताओ, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन देखो कैसे लिखोगे, m इंटू ए जे कैप प्लस एन एम इंटू माइनस ए जे कैप। देखो ये समझना जरूरी है कि ये वेक्टर इक्वेशन है, वेक्टर में लिखना है, ये कंपलसरी ध्यान रखना एकदम। तो यहां से देखो क्या मिला हमें, m कॉमन ले लो, है ना, एम ए माइनस एन एम ए अपॉन एम कॉमन 1 प्लस एन। यहां से माइनस साइन कॉमन ले लो, n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू ए, m कट जाएगा। ये एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है। ए का मैग्नीट्यूड पीछे से आया था, यहां पुट कर देते हैं। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास देखिए क्या आ गया, इसकी वैल्यू यहां पे रख दो। तो n माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन n प्लस 1 का स्क्वायर इंटू जी, और माइनस डायरेक्शन बता रहा है माइनस जे कैप। ये सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। फिर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, अगर सेंटर ऑफ मास की रिलीज फ्रॉम रेस्ट किया तो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर करके सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट अलग से पूछ सकते हैं। इन दोनों का अलग से डिस्प्लेसमेंट तो पूछ ही सकते हैं, सेंटर ऑफ मास का भी अलग से डिस्प्लेसमेंट पूछ सकते हैं, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर करके वो आंसर आ जाएगा। समझ गए? चलो आगे चलते हैं सर। ये सवाल देखिए, इस सवाल में बहुत बच्चे गड़बड़ी करते हैं, आओ सिखाऊं। दो ब्लॉक है mm मास के, दोनों को रिलीज कर दिया है रेस्ट पे, वेज स्मूथ है, मतलब यहां पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, और आपको बोला है फिक्स्ड वेज है, वेज जो है वो फिक्स्ड है। ठीक है, आपसे पूछा है ब्लॉक्स का, दो mm ब्लॉक्स का सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन बताइए। क्या पूछा है आपसे? ब्लॉक्स के सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन पूछा है। देखो सुनो मेरी बात, इंडिविजुअल एक्सीलरेशन निकालोगे ना तो वो कितना आएगा, तो ये पता होना चाहिए, इंक्लाइन पे अलोंग mg साइन थीटा लगता है, तो एक्सीलरेशन हो गया g साइन थीटा। तो पहले वाले का निकाल लेता हूं मैं, ठीक है, इसको मैं 1 नाम दे देता हूं, इसको 2 नाम दे देता हूं। तो पहले वाले का एक्सीलरेशन है g साइन 30, इसका मतलब 5 g/2, g को 10 मान लिया अभी, a2 आ जाएगा g साइन 60, मतलब 10√3/2 यानी 5√3, ये आपका a2 एक्सीलरेशन आ गया। अब देखो बड़ा मजेदार है, यहां पे सेंटर ऑफ मास के एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड पूछा है, ध्यान रखिएगा, मैग्नीट्यूड आपसे पूछा है। तो अगर आप देखो ध्यान से तो a1 इस तरफ आया है, a2 इस तरफ आया है, सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन लिखोगे m1 a1 वेक्टर प्लस m2 a2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2। सही कह रहा हूं बच्चों? यही लिखोगे आप, है ना। अब देखो मैग्नीट्यूड लिखा है, अच्छा ध्यान से समझना, ये एक वेक्टर है प्लस एक वेक्टर, यानी दो वेक्टर का ये क्या हो गया, रिजल्टेंट, वेक्टर एडिशन। तो मैं रिजल्टेंट का फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकता था, ये क्या हो जाएगा, m1 इंटू a1 का मैग्नीट्यूड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस थीटा। याद है रिजल्टेंट का फॉर्मूला, वो डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते थे। हमारा तो केस क्या आसान हो गया, हमारा केस कैसे आसान हो गया, ये 90 है, देखो ये 30 है 60, तो ये 90,
तो ये cos थीटा वाली टर्म जीरो हो जाएगी हमारे केस में, बट अलग केस में आ सकती है। और हमारे केस में मास भी सेम है, तो देखो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, ma1 प्लस ma2 अपॉन m प्लस n। तो ये हो गया a1 वेक्टर प्लस a2 वेक्टर अपॉन 2, ये हमारे वाले केस में, ठीक है, ये जनरल फॉर्मेट है। अब इसका रिजल्टेंट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर बाय होल बाय 2 आ जाएगा हमारे केस में, ठीक है, क्योंकि इनका रिजल्टेंट में सिर्फ इन दोनों का स्क्वायर आ जाएगा, ये टर्म हमारी हट गई। मास से मैं पहले ही डिवाइड कर चुका हूं, तो देखिए आओ करते हैं। 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 रूट 3 का स्क्वायर 75 होल बाय 2 रूट 100 बाय 2 10 बाय 2 यानी 5। तो आंसर है 5 यानी G बाय 2 आंसर है। समझ गए? इस तरीके से ये करना था। यहां पे एक और कहानी है, हो सकता है आपसे एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वेक्टर फॉर्म में पूछता, तो वेक्टर फॉर्म में पूछता तो क्या करते, आओ सिखाता हूं, ध्यान से समझना। ये A1 वेक्टर लिखना है अब, तो ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो A1 का जो वेक्टर आएगा वो आएगा A1 cos 30 माइनस आई कैप प्लस माइनस ये माइनस जे कैप माइनस A1 sin 30 जे कैप। ये वेक्टर लिखेंगे इसका, फिर इसका वेक्टर A2 का, ये 60 डिग्री है तो ये 60 डिग्री। A2 वेक्टर अब बताओ, वो आपका आएगा A2 cos 60 आई कैप माइनस A2 sin 60 जे कैप। A2 का मैग्नीट्यूड निकाला 5 रूट 3, A1 का मैग्नीट्यूड निकाला था 5। अब इन दोनों में हम एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में वैल्यू रखेंगे बेटा, फिर पूरा सॉल्व करेंगे, तो ये थोड़ा सा बड़ा आ जाता है, बट आपका मैग्नीट्यूड आसानी से आ सकता था, ये ध्यान रखेंगे। अगला सवाल देखो, ये बड़ी गलती हो जाती है बच्चों से। इनिशियल पार्टिकल ए और बी रेस्ट पे थे, तो सेंटर ऑफ मास इनिशियली रेस्ट पे था, फिर क्या हुआ देखो, ये चलने लगे म्यूचुअल अट्रैक्शन से, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, इनिशियली रेस्ट पे है, तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे ही रहेगा। पूछ रहा है सेंटर ऑफ मास की स्पीड क्या होगी, 0 ही रहेगी हमेशा, और भटका रहा है, देखो ए की इतनी हो गई, बी की इतनी हो गई, तो सेंटर ऑफ मास की बताओ। अरे सेंटर ऑफ मास चलेगा ही नहीं। ये सवाल PYQs में बहुत बार आया है, भयंकर बार आया है। सुनिए अब ये सवाल, एक प्रोजेक्टाइल को आपने फायर कर दिया है और एंगल आपको दिया है 37 डिग्री। ये प्रोजेक्टाइल की पहले मैं रेंज निकाल लेता हूं, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। u स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं, समझिएगा। साइन 2 थीटा को मैं लिख दे रहा हूं 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखिए, साइन 37 3/5, कॉस 37 4/5 अपॉन में जी। तो देखिए एक 0 कट गया, 5 से ये कटा 2 जा, 5 से ये कटा 20, 22 40, 42 80, 80 4 320, 320 इंटू 3 960। तो ये हमारे पास रेंज आ रही है, तो पार्टिकल प्रोजेक्ट किया वो जाएगा 960 मीटर्स पे। अब आप ध्यान से सुनना मेरी बात, क्या कह रहा है, हाईएस्ट पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल टुकड़ों में ब्रेक हो गया, एक्सप्लोजन हो गया। किस रेशियो में एक्सप्लोजन हुआ, 1:3। किस रेशियो में एक्सप्लोजन हुआ, 1:3। दो मास बन गए 1:3 में। स्मॉलर पार्टिकल रेस्ट पे आ गया एक्सप्लोजन के बाद, तो अचानक से फटा और रुक गया, तो फिर ग्रेविटी के कारण वो वहीं पे गिर जाएगा नीचे। तो 960 मीटर रेंज थी, तो उसके आधे पे यानी 480 मीटर पे पहला पार्टिकल गिर गया, फायरिंग 0,0 से हुई थी। अब पूछ रहा है अगर वो वहीं पे गिर गया या रेस्ट पे आ गया, तो थर्ड 3 रेशियो वाला जो पार्टिकल है वो कहां पे जाके गिरेगा, उसका कोऑर्डिनेट आपसे पूछा है।
अब बात करते हैं हम सेंटर ऑफ मास की। एक्सप्लोजन हो गया, सेंटर ऑफ मास को पता भी नहीं पड़ेगा कि एक्सप्लोजन हो गया। सेंटर ऑफ मास को सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स पता लगता है। एक्सटर्नल फोर्स सिर्फ ग्रेविटी है, इनिशियल स्पीड दे दी, ग्रेविटी का वही प्रेजेंस है, तो वही पूरा चलता रहेगा पाथ। एक्सप्लोजन का सेंटर ऑफ मास पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो सेंटर ऑफ मास जैसे जा रहा था वैसे ही जाता रहेगा और यहीं पे गिरेगा जहां वो पहले गिरने वाला था। 960,0 पे सेंटर ऑफ मास गिरेगा। एक टुकड़ा हो, दो टुकड़े, चार टुकड़े, 10 टुकड़े, कितने भी टुकड़े हो, सेंटर ऑफ मास ही गिरेगा। तो आप ये करेंगे कि x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2। समझ गए? तो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट पता है, इनके मास ऐसे मान लो, एक का x एक का 3x, जो हम रेशियो में मानते हैं। तो रेशियो x इसको मान लिया ना, तो इसको ऐसे मान लेते हैं m और 3m, चलो ऐसे मान लो, ठीक है। तो आपका देखिए पहला मास m 480 पे गिर गया, दूसरा मास 3m कैपिटल x, 0 पे गिरा, वही निकालना है हमें, कैपिटल x अपॉन में स्मॉल m प्लस 3m 4m हो गया। समझ गए? तो m काट लेते हैं, 960 इंटू 4 इज इक्वल टू 480 प्लस 3x। इसको उधर ले जाके अब सॉल्व करते हैं। तो 960 इंटू 4 माइनस 480 है ना, माइनस 480 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू x। ये 3 से डिवाइड करो, ये 4 से मल्टीप्लाई करो, 1120। तो कहां पे गिरेगा हैवियर पार्टिकल? 1120 मीटर पे जाके गिरेगा हैवियर पार्टिकल। आया समझ में बेटा? यस। तो ये था आज का सवाल। ऐसे बहुत सवाल आए हैं PYQs में, तो पूरा सेशन अच्छे से देखिएगा कंप्लीट लर्निंग के लिए। कमेंट करके बताओ कैसा लगा सेशन, किन टॉपिक्स पे डिटेल में और वीडियो चाहिए। पूरा आपके लिए मेहनत की जा रही है क्योंकि पेपर फोड़ के आना है। मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स।